Yes, good morning everyone. Today we are continuing with our chapter NLM, Newton's laws of motion. In the previous class, we have studied about Newton's laws, first law, second law, third law, their examples, force, unbalanced force, resultant force, direction of force, साइन लॉ, लामीज थ्योरम. ठीक है, अब इस क्लास में अपन टॉपिक लेने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है. ऐसे बोल देते हैं, बोलेंगे कुछ कारण भी होगा. उस लॉ की मदद से आप फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हो, थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हो, इसलिए उसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोल दिया जाता है. बोलने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि उस लॉ की मदद से फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉ को अपन डिराइव कर सकते हैं. देखिएगा, तो टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. रियल लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, F equals to ma, or we can write F equals to change in momentum by change in time, dp by dt, or delta b by delta t. Okay, with help of this we can derive first and third law easily. ठीक है, जैसे देखना, we know that F equals to ma by second law. If force is zero, if no external force is applied, if force is zero, then what you get? 0 equals to ma or a equals to 0, means body does not accelerate. बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही. तो यही तो फर्स्ट लॉ है. अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, अनबैलेंस फोर्स ना लगाए, तो बॉडी जैसी है वैसी रहेगी, एक्सेलरेट नहीं होगी. रुकी भी है तो रुकी भी, चल रही है तो चलती. दिस कंफर्म्स दैट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन नहीं हुआ. एक्सेलरेशन का मतलब v में या u में कुछ चेंज हुए, उसे तो एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो कोई चेंज ही नहीं हुआ. This confirms that in absence of external force, no change occurs in state of body. तो पता किसी ना स्टेट में चेंज हुआ, एक्सेलरेशन नहीं हुआ ना भाई. u भी वही, v भी वही, जैसा पहले वैसे बाद में. अगर ये 0 हो तो ये भी 0, ये 10 तो ये भी 10, जितना शुरुआत में उतना ही बाद में भी. तो जैसा है वैसे ही रह गया ना. हो गया ना फर्स्ट लॉ प्रूव सेकंड लॉ की ये इक्वेशन की मदद से. हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब ऐसे ही एक और देखते हैं, थर्ड लॉ देखते हैं. ये बॉल है, ये दूसरी बॉल है और टक्कर हो गई. इस 1 पर फोर्स इधर लगा और इस 2 पर फोर्स इधर लगा. ठीक है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल अपॉन चेंज इन टाइम. ऐसे ही फोर्स जो 2 पे लगा उसको क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल तो चेंज इन टाइम. अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2. अपन ने ये प्रूव कर रखा है कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड. तो कांस्टेंट होता है. अगर ये कांस्टेंट है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो ये कांस्टेंट होगा. P1 और P2 की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ऐसे डिराइव कर चुके हैं. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0. तो इससे क्या पता चला? F1 बराबर माइनस ऑफ F2, F1 बराबर माइनस ऑफ F2, या F2 बराबर माइनस ऑफ F1. यही तो थर्ड लॉ है. एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है और इक्वल. दिस वेरीफाइज थर्ड लॉ. तो फाइनली ये आया ना, F1 बराबर माइनस F2. ये क्या वेरीफाई कर रहा है? थर्ड लॉ को वेरीफाई कर रहा है. देख लें आप यहाँ तक, अच्छे से देख लें. तो अपने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F बराबर ma होता है. ये चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम होता है. देखो, अब इसकी मदद से फर्स्ट इक्वेशन भी डिराइव कर दी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर दिया, प्रूव कर दिया उसको. डिराइव तो क्या, प्रूव कर दिया कि F बराबर ma होता है सेकंड लॉ से.
अगर F0 है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो A0 मतलब U जितना होता है भी, मतलब बॉडी की कुछ चेंज नहीं हो रहा। अगर U भी वही V भी वही, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो फोर्स नहीं लगा तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, प्रूव हो गया। थर्ड लॉ कैसे प्रूव करा? फोर्स 1 पे भी लगा, 2 पे भी लगा। मैंने तो फोर्स 1 को लिख दिया चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 अपॉन टाइम, फोर्स 2 को भी लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट का d/dt 0 होता है हमेशा, ध्यान रखना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, करके भी दिखाया था थर्ड चैप्टर में। नहीं है वो तो वहाँ थर्ड चैप्टर एक बार फिर से पढ़ लेना। अभी तो याद रख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो P1 प्लस P2 कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इट मींस F1 प्लस F2 का सम 0 है। इट मींस अगर इक्वल टू के उधर ले जाऊँ एक क्वांटिटी, तो F1 बराबर माइनस F2। तो देखो फोर्स 1 डायग्राम को देखो, फोर्स 1 बराबर फोर्स 2 आ रहा है, लेकिन अपोजिट माइनस साइन में। तो यही तो थर्ड लॉ है, एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन। देखो सेकंड लॉ की इक्वेशन से प्रूव कर दिया दोनों को। यहाँ तक नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है। जैसे माचिस जलाते हो, रगड़ लगती है, आप माचिस इधर ले जाते हो, लेकिन आपको फील है कि इधर भी अपोजिशन फोर्स लग रहा है, एक रगड़ लग रही है, जिसके कारण वो माचिस जल गई। तो 8th क्लास से सीख चुके हो फ्रिक्शन तो क्या है? मोशन को अपोज करने वाला फोर्स, इसे फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, हवा में तेजी से चला रहे हैं, बहुत तेज स्पीड पकड़ ली, तो आपको हवा के झोंके नहीं लगते? तो हवा अपोज कर रही है ना आपके मोशन को, तो मोशन का अपोजिशन, इसे फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स that opposes motion of body over another body। तो या फिर ऐसे बोल सकते रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव का मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को। सिंपल सा बोल दो तुम, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। अभी कॉज किस कारण से होता है? ये जो सरफेस है इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट है इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, दिस इज द कॉज ऑफ अपोजिशन टू मोशन। आप यहाँ से धक्का दे रहे हो, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण वो आगे बढ़ने से रुक रहा है थोड़ा। तो कॉज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। तो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, इस कारण से बॉडी आगे बढ़ने से रुक रही है। ठीक है, अभी फ्रिक्शन के भी टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक और दूसरा क्या है? काइनेटिक। स्टैटिक वर्ड से पता चल रहा होगा रेस्ट की बात कर रहे हो, काइनेटिक का वर्ड का पता चल रहा होगा मोशन की बात कर रहे हैं। तो रेस्ट में है बॉडी तब भी फ्रिक्शन लगता है, मोशन में है तब भी फ्रिक्शन लगता है। उस चीज को अपन को समझना है। तो सबसे पहले अपन स्टैटिक फ्रिक्शन देख रहे हैं। अगर मान लो एक बड़ा सा ब्लॉक है अपने पास, अपन इसको यहां से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सेलरेट नहीं हुआ। फोर्स दे रहे हैं फिर भी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही है। इसका मतलब क्या है? अपन यहाँ से धक्का दे रहे हैं तो कोई ना कोई धक्का अपने धक्के को कैंसिल कर रहा है, तभी तो वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही आगे। अपने धक्के को कोई ना कोई कैंसिल कर रहा है। अपन इधर दे रहे हैं तो कैंसिल करने के लिए इधर लगना चाहिए, यही हो रहा है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपन फोर्स देना चालू करा, तो इस डायरेक्शन में वापस से बॉडी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस डायरेक्शन में एक बैक फोर्स जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और उसे बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। रुका हुआ है ना, आगे मूव तो नहीं करा, तो वह फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है जब तक बॉडी रेस्ट में धक्का दे रहा हूँ अभी भी रेस्ट में, तब जो फ्रिक्शन लगे जा रहा है उस फ्रिक्शन को क्या बोलूंगा? स्टैटिक। अब मैं धक्का बहुत तेज मैक्सिमम दे दिया,
तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इससे ज़्यादा धक्का दे दे तो बॉडी मूव करने लग जाएगी, ये हो रहा है। तो एक लिमिट तक तो बॉडी रुकी हुई है, और मैक्सिमम फोर्स जब तक वो रुकी हुई है तब वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसे बोलेंगे फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन फोर्स लगना कब चालू हुआ, जब अपन ने धक्का देना चालू करा। अपन धक्का नहीं दे रहे, बॉडी पड़ी आराम से पड़ी, अपन धक्का देंगे तो वो अपनी जगह से हिलना से अपोज करेगी, ये मॉलिक्यूल उसको आगे हिलने से रोकेगी। अपन धक्का देंगे तभी वो बैक फोर्स जनरेट होगा, आगे बढ़ने से रोकने वाला फोर्स तब जनरेट होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। इस डायरेक्शन फोर्स कब लगने लगा, जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स during state of rest of body under applied force। मतलब जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस समय जो बॉडी स्टेट रेस्ट ही है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी की स्टेट रेस्ट ही है, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स बट बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, इट मींस दैट एट दैट टाइम द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ और नीचे एस लिख देते हैं। और मैक्सिमम वाला लिखना हो तो फ्रिक्शन स्टैटिक और ऊपर मैक्स लिख देते हैं। मैक्सिमम का मतलब अपन जब फोर्स लगा रहे हैं और अपन लगाए जा रहे हैं, अभी तक नहीं हिली, बस लास्ट लिमिट आ गया, अब इससे ज्यादा लगा दोगे हिल जाएगी। तो लास्ट लिमिट पर जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, अपन यहाँ पे मैक्सिमम लगा चुके हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम लगना चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम। उसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा धक्का दोगे तो मूव करने लग जाएगी। नोट करना है। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मोशन को अपोज कर रहा है एक बॉडी के दूसरी बॉडी के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है, अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसी कारण ऐसा हो रहा है। जब बॉडी रेस्ट में है, मतलब फोर्स भी लगा रहे हो तब भी रेस्ट में पड़ी हुई है, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे स्टैटिक, और जब बॉडी मोशन में है उस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा उसे काइनेटिक बोलेंगे। यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जो बॉडी मोशन कर रही है तब भी फ्रिक्शन लग रहा है, तभी तो गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं। गाड़ी मोशन करती है ना, जमीन पे तो रगड़ लगती है ना, उस समय की रगड़ जो लग रही है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए तो वियर आउट टीयर आउट हो जाते हैं शूज टायर्स, तो फ्रिक्शन रगड़ लगेगी। मोशन के दौरान भी रगड़ लगती है, आप हाथ को ऐसे ऐसे फेरो, रगड़ लगेगी, हीट जनरेट हो जाएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग motion of body is called kinetic friction। मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक। इसके टाइप्स हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब घसीट रहे हैं आप बॉडी को, यहाँ से धक्का मार रहे हो और घसीट के आगे जा रही है, घसीट रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग। ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, जब बॉडी रोल कर रही है, जैसे टायर होते हैं, ये रोल करते हैं इस तरह से, आगे रोल करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, तब भी ये फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे भी अभी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, रोल करने के दौरान भी फ्रिक्शन तो लगता है, तो उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज़्यादा कब लगेगा फ्रिक्शन? स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन काइनेटिक उससे कम होता है, लेकिन फ्रिक्शन स्टैटिक में सबसे ज़्यादा है तो काइनेटिक में भी थोड़ा करते हैं। उससे कम है स्लाइडिंग, और सबसे कम फ्रिक्शन कब करता है? रोलिंग। इसलिए तो टायर बनाए जाते हैं, नहीं तो गाड़ियों को ट्रकों को ऐसे घसीट के ले जाते हैं। टायर को लगाए इसलिए तो लगाए कि फ्रिक्शन कम हो, रगड़ कम लगे।
अपोजिशन कम हो, आराम से मोशन बढ़ जाए। तो ये अपने को रिलेशन ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक ही चीज ध्यान रखो, जैसे अपन ये अप्लाई फोर्स और यहां बना देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो यहां से धक्का देते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब ये मैक्सिमम लिमिट आ गई, मान लो मैक्सिमम धक्का दे दिया, अब ज्यादा दे दिया तो वो मूव करने लगेगी। मैक्सिमम धक्का दे दिया तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम लिमिट आ गई, फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा धक्का दे दिया ना तो बॉडी मूव कर जाएगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, तुमने फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दिया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अब तुम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाओ लेकिन फ्रिक्शन काइनेटिक कांस्टेंट। तो ये है एक ग्राफ, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में रिलेशन बता रहा है कि शुरुआत में स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया, और मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन है वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लें। तो दो टाइप भी बता दिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है काइनेटिक से, काइनेटिक में भी दोनों को कंपेयर करें तो स्लाइडिंग ज़्यादा होता है रोलिंग के मुकाबले, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन है। दैट्स वाई टायर बनाए जाते हैं ताकि वो रोल करें और फ्रिक्शन कम लगे, आराम से गाड़ियाँ चल सकें। और ग्राफ ध्यान रख लो, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है और मैक्सिमम लिमिट तक आ जाता है। उसके बाद अगर फोर्स बढ़ा दोगे तो क्या होने वाला है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और उसके बाद जो बॉडी मोशन कर रही है उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। यहाँ तक नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन सीखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन अब अपन सीखेंगे। चलिए अब अपन देखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के कुछ लॉज सीख लेंगे। पहला लॉ मतलब सिंपल से लॉज है। पहला लॉ क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, कौन सा सरफेस पड़ा हुआ है, किस तरह का सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा, रफ है स्मूथ है किस पर डिपेंड करेगा, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। इनको देखते हैं एक बार, देखिएगा। तो फ्रिक्शन के लॉज अपन देख रहे हैं, क्या क्या मैंने बताया। पहला मैंने बताया इट ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन या मोशन ऑफ बॉडी। रिलेटिव वर्ड यूज कर लिया जाता है कभी कभी, रिलेटिव का मतलब दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि वो भी रेस्ट में है तो उसके रिलेट में इसको अपोज करना है। नहीं तो आप सिंपल लिख दें इट ऑलवेज अपोजेज मोशन ऑफ बॉडी। दूसरा इट्स डायरेक्शन, अच्छा ये अपोजेज तो हो ही गया कि भाई इसकी डायरेक्शन कहाँ है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या बताया, ये डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, कोई रफ होती है कोई स्मूथ होती है, उन पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करता ही है, आपको पता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो ये एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो ये सरफेस भी इसको ऊपर की तरफ धक्का मारती है। सोचने में तो अजीब लगता है लेकिन है ऐसा, ये सरफेस भी ऊपर धक्का मारती है। अपन जमीन पर खड़े हुए हैं, ग्रेविटी अपन को नीचे खींच रही है तो जमीन भी उतना ही धक्का अपन को ऊपर भी मार रही है, उसको रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये अभी इस सिचुएशन में क्या है, जितना ये है उतना ही है। इस सामने सिचुएशन में ये चीज लिख रही हुई है ना। अब अपन ऐसे लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
मतलब जितना ऊपर फोर्स लगेगा, समझ जाना, उतना ही ज्यादा नीचे भी लगा हुआ है, उतना ही ज्यादा नीचे उतना ही ज्यादा ऊपर, तो इसका मतलब मजबूत पकड़ बनी हुई है, दो बॉडी के बीच में मजबूत पकड़ है, तो आपको धक्का बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा होगा अगर बॉडी मूव कर रही है आगे। तो समझ रहे हो कि भाई नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, इसका मतलब नीचे का फोर्स भी ज्यादा ही हुआ होगा, तभी तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हुआ। अब नीचे का फोर्स ज्यादा, ऊपर का फोर्स ज्यादा, तो ये चिपकापन ज्यादा होगा, अट्रैक्टनेस ज्यादा होगी, भाई ये इसको अच्छे से धक्का मार रही है, ये भी इसको तेजी से धक्का मार रहा है, तो बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, अब ज्यादा धक्का दोगे ज्यादा पोजिशन होगा। तो फ्रिक्शन अगर स्टैटिक की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स बोला, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, उसको म्यू लिख देते हैं, म्यू एस। इसको किस नाम से पुकारते हैं? फ्रिक्शन स्टैटिक कोएफिशिएंट। आगे के नंबर को वैसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो मतलब हर बॉडी के लिए अपना एक अलग वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो ये स्टैटिक लगेगा। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा? फ्रिक्शन काइनेटिक इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा फ्रिक्शन काइनेटिक इक्वल्स टू म्यू काइनेटिक इनटू एन। फिर व्हाट इज एन? एन इक्वल्स टू mg। म्यू मींस भाई कोई कांस्टेंट है, हर बॉडी के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट चलता है, उसे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नाम याद रखना, क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो यहां तक देख लें, ये लॉ हो गए फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन सरफेस पर डिपेंड करता है, रफ का सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ में कम होगा। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा नीचे mg लगेगा उतना ही ज्यादा ऊपर रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। जमीन भी उतना ही धक्का मारती है, और बैलेंस है, आराम से पड़ा हुआ है बॉडी, नीचे जमीन के अंदर नहीं घुस गया, ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन वेट, या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, ज्यादा बेटर वो है। वेट को रिएक्शन फोर्स से मेजर करते हैं ना, ऐसा पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेविटेशन में बताया था लास्ट टॉपिक, वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। प्रोपोर्शन आएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ कांस्टेंट का कुछ ना कुछ तो सिंबल देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। ग्रेविटेशन में जी देते थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे म्यू दे रखा है, और छोटा एस लिखा हुआ है तो वो स्टैटिक के लिए रिप्रेजेंट है, के लिखा है तो काइनेटिक के लिए लिखा हुआ है। तो जब बॉडी मोशन कर रही है तब फोर्स का फॉर्मूला म्यू के एन लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा। ये कांस्टेंट्स की वैल्यू साइंटिफिकली निकाली ही है, हर सरफेस के लिए वो गिवन आती है, अपन को कुछ मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। कभी म्यू के ही पूछ ले तो फ्रिक्शन काइनेटिक अपॉन नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे म्यू के पता चल जाता है। देख लो, ये है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के दौरान ये चीजें ओबे होती है, ठीक है। नोट कर लें यहां तक। चलिए अब अपन आगे देखेंगे। अब अपन सीखेंगे कि आखिर ये फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करें। ये तो आप जानते हो, 8 में पढ़ लिया। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यूज streamlined shape, yeah, use lubricants। लुब्रिकेंट दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट तोड़ देंगे, जैसे पाउडर डाल दिया कैरम बोर्ड पे तो अब सॉफ्टली चलता है ना। लुब्रिकेंट यूज करो गाड़ियों के अंदर, या आपकी साइकिल के अंदर, या फिर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर ऑयलिंग कराते हो ना, तो स्मूथनेस आ जाती है। तो फ्रिक्शन को आप ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग, पेंटिंग, स्मूथ करके सरफेस को पॉलिश करके लुब्रिकेंट यूज कर लो, स्मूथिंग द सरफेस। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन को और कैसे कर सकते हो रिड्यूस? बाय चेंजिंग शेप ऑफ बॉडी, मेक बॉडी स्ट्रीमलाइंड, मेक बॉडी स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइन का मतलब इस तरह से आगे से तीखा और पीछे से तीखा। शिप ऐसे ही बनते हैं, एरोप्लेन भी ऐसे ही बनते हैं, ताकि यहाँ से पानी का फ्रिक्शन ना लगे, इधर साइड से निकल जाए, एयर का फ्रिक्शन ना लगे। इस शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अच्छा, यूज बॉल बियरिंग, छर्रे यूज करते हैं,
है ना, जो साइकिल का जो बीच का पार्ट होता है, व्हील का एक रोलर होता है बीच में, या मोटरसाइकिल में भी होता है, रोल करता है वहाँ पे व्हील, वहाँ पे छर्रे होते हैं, स्टील की बॉल्स होती है छोटी छोटी, उनसे भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग आप देखिएगा, सर्च करिएगा, आपको दिखेगा, गूगल सर्च करिएगा, आप दिख जाएंगे आपको फोटोज, फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हाँ भी ऐसी होती है बॉल बियरिंग। तो आप बिल्कुल आपने देखा होगा, निश्चित है कभी ना कभी आपने देखा होगा बॉल बियरिंग्स। तो स्टील के बॉल्स होती है छोटी छोटी, तो बॉल्स हैं तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। देख लें यहाँ तक। अच्छा, ये और देख लेते हैं, ऐसे एक पॉइंट ध्यान रख लो, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। खाली पॉइंट लिख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन की नीड नहीं लग रही, क्योंकि 8th में आ गया था, बिल्कुल बेसिक सा है। तो जो चीज़ें बिल्कुल छोटी क्लासेस में आ गई, जिसको अपन बिल्कुल जानते हैं, उनको लिखने की नीड ही नहीं है, उसको तो खाली सुन लो, अपने हिसाब से लिख लेना कभी आ भी जाए। तो फ्रिक्शन नेसेसरी भी है, इविल भी है। फ्रिक्शन फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। नेसेसरी क्यों है? फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल पाते क्या? स्लिप हो जाते। फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ियाँ चल पाती क्या? स्लिप मार जाती। थोड़ा थोड़ा रगड़ तो चाहिए ना, फ्रिक्शन तो चाहिए ना। अच्छा, फ्रिक्शन नहीं होते तो कॉपी पे लिख पाते क्या? नहीं लिख पाते। फ्रिक्शन नहीं होता तो दीवार पे कील ठोक पाते क्या? रुकती नहीं ना कील। कील और दीवार के बीच में पकड़ होगी, फ्रिक्शन होगी, तभी तो वहाँ होल्ड होगी। फिक्स नहीं कर पाते कोई नेल को आप वॉल में, है ना, तो फ्रिक्शन नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन नहीं होता तो माचिस जल पाती क्या? अच्छा, फ्रिक्शन इविल भी है, नुकसानदायक भी है। फ्रिक्शन से मशीन पार्ट गर्म हो जाते हैं, टायर घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, है ना। वियर एंड टीयरिंग का प्रॉपर्टी है इसका, डैमेज भी हो जाती है चीज़ें। तो कहीं कहीं नेसेसरी है, कहीं कहीं इविल है। तो दोनों बातें, जरूरी भी है और कहीं कहीं डैमेज भी कर रहा है अपन को फ्रिक्शन। नोट कर लें, मेथड टू रिड्यूस। कोई समझ में नहीं आए तो वापस आप पूछें, जरूर से व्हाट्सअप कर दें मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर से सॉल्व करूंगा। कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम आए आप उसी दिन लेक्चर देखिए, उसी दिन आप रिप्लाई करें, तो टाइमली आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, तो आप नोट्स बनाते रहें वीडियो को पॉज करके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लास और कॉपी में नोट्स बनाने हैं आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या होता है? देखो, जैसे ये मान लो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर एक मैंने कोई लकड़ी का पट्टा रख दिया, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, है ना, इतना रखा, फिर इतना करा, फिर इतना करा, फिर इतना करा, फिर इतना। ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इतना पड़ा था, कर रखा था, ब्लॉक पड़ा था, इतना करा, ब्लॉक पड़ा हुआ है, इतना करा, ब्लॉक पड़ा हुआ है, इतना करा, अभी भी ब्लॉक पड़ा हुआ है। हल्का से ज़्यादा करूँगा तो स्लिप मार जाएगा, तो वो नहीं, बस यहाँ तक ये एंगल, जहाँ पर कोई अगर ब्लॉक रखा हुआ हो सरफेस पे तो जस्ट स्लाइड होने ही वाला है। तो जब किसी इंक्लाइंड सरफेस पर, ऐसे इंक्लाइंड, इस तरह से टेढ़ा रखने को इंक्लाइंड बोलते हैं, जब किसी इंक्लाइंड सरफेस पर अपन ने कोई मटेरियल रखा, ब्लॉक रखा, तो वो जस्ट स्लिप होने वाला है, हुआ नहीं है, जस्ट होने ही वाला है। अब बस इससे हल्का से ज़्यादा करते स्लिप हो जाएगा, अभी लास्ट लिमिट आ चुकी है। तब जो एंगल बन रहा है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, इतना इंक्लाइनेशन, इस इंक्लाइनेशन को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो इसका इंक्लाइनेशन में चेंज कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, तो वह एंगल ये लास्ट, इससे ज़्यादा कर दोगे तो ये स्लिप हो जाएगा। तो लास्ट लिमिट जो है, इससे ज़्यादा करते हुए स्लिप मार जाएगी, तो लास्ट लिमिट क्या कहलाती है? एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन at which body just begins to slip. Angle of inclination after which body just begin to slip. इसके बाद body just slip हो जाएगी। That angle is called angle of repose. ठीक है, चलो अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। ये बॉडी है, इसका वेट कहाँ लग रहा होगा? यहाँ पर mg। सरफेस जो धक्का मारता है 90 डिग्री पर,
इस धक्के को क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। वो कहाँ लग रहा है, ऊपर। रिएक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर। रिएक्शन फोर्स क्या होता है, सरफेस जितना 90 डिग्री पे धक्का मारती है उसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा ये फाई है। अच्छा यहाँ से भी एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी मैक्स लगा रहा हूँ, देखना। ये फाई है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। अब वापस ये 90 है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस फाई, तो ये कितना होना चाहिए, फाई। थोड़ी सी मैक्स लगाना, दिख जाएगा अपने आप क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये फाई है, ये 90 बन जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। अब वापस से ये पूरा 90 है, ये पूरा का पूरा 90 है, जिसमें से इतना सा 90 माइनस फाई है, तो ये क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए ना, तभी तो पूरा का पूरा 90 बनेगा। कॉपी में करके देखना, जो बोल रहा हूँ नहीं आया तो पूछना वापस। चलो अब मैंने तुम्हें फोर्स के कंपोनेंट निकालना सिखाया था ना, नहीं सिखाया। मैंने बोला यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, तो इस mg का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया, बेस। बेस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस cos थीटा। ऐसे ही इस हाइपोटेनस का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा, mg। अच्छा ये फाई है तो ये भी फाई होगा, फाई के सामने, एंगल के सामने की चीज को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसलिए लेक्चर में परपेंडिकुलर निकालना सिखाया था। परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, हाइपोटेनस साइन थीटा, तो दिस इज हाइपोटेनस साइन फाई। इस तरफ mg का इफेक्ट इस तरफ इतना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट स्लिप होने वाला है, हुआ नहीं, ठीक है। अब देखो एक फोर्स ये लग रहा है और एक यहाँ नीचे लग रहा है, अभी स्लिप तो हुआ नहीं, तो मतलब बैलेंस्ड है ये सब चीजें, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब एक फोर्स इधर लग रहा है, तो मैंने क्या बोला था, इस मोशन को अपोज करने के लिए इधर भी फोर्स लगेगा, उसे क्या बोलूंगा, फ्रिक्शन फोर्स। अभी रुका हुआ है तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही उधर है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स को किसके इक्वल लिखूंगा, mg साइन फाई के। अब एक काम करो, अपन को तो फाई का वैल्यू चाहिए, फाई को तो कह रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये अपन एक काम करें, इसको इससे डिवाइड दे दें, तो ये हो जाएगा mg साइन फाई डिवाइड बाय mg कॉस फाई। mg से mg काट दो, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 10, मतलब फ्रिक्शन अपॉन r इक्वल्स टू 10 फाई। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल था, म्यू एन या म्यू आर लिखते थे ना इसको, ये फ्रिक्शन का थर्ड लॉ अभी पढ़ा था ना, आर बोलो एन बोलो एक ही बात है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर अपॉन फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, 10 फाई आर, इसे आर काट दो, तो 10 फाई किसके बराबर हो गया, म्यू के, या फाई किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। तो ये अपन ने सीख तो लिया कि भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फाई को कहते हैं वह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब बॉडी जस्ट स्लिप होने वाली है, तो उसे बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन उसको अपन को फॉर्मूला भी चाहिए था, तो अपन ने थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम बनाया, mg लिखा, mg के दो कंपोनेंट बना दिए। कंपोनेंट क्या होता है ये पिछले लेक्चर में सिखाया है, उसको अच्छे से देखें, 10 बार देखें। तो ये उससे दो कंपोनेंट बता दिए, एक mg cos फाई, एक mg sin फाई। अब नीचे आ रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg sin फाई, लेकिन बॉडी चली नहीं है, तो उतना ही अपोजिट फोर्स पीछे भी लगा हुआ है। उस अपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो दैट शुड बी इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin फाई एंड रिएक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू mg cos फाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम में, बॉडी रेस्ट में भी। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन ने कंपेयर करके देखा, तो अपने को इन दोनों से थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई और फाई निकाल दिया, तो वो है एंगल ऑफ रिपोज। देख लें एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आया तो शुरुआत से देख लें इस वीडियो को, यहाँ से पार्ट शुरुआत से देख लें, क्या बोला था मैंने एंगल ऑफ रिपोज। तो ये मैक्सिमम लिमिट हो गई एंगल की, इससे ज़्यादा करा तुमने तो फिर तो स्लिप हो जाएगी बॉडी, इससे कम तक तो नहीं हो रही थी। मैक्सिमम लिमिट जो होगी ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, टिल द बॉडी डू नॉट स्लाइड, that maximum limit is called, that maximum angle till the body do not slide, it just tends to slide, है ना। that maximum limit is called angle of repose। maximum इससे कम होगा तब तो हो ही नहीं रहा स्लाइड, लेकिन लास्ट लिमिट को ही एंगल ऑफ रिपोज नाम से पुकारते हैं। देख लें अच्छे से, कर लें नोट्स, कॉपी में नोट्स उतार लें वीडियो पॉज करके। चलो यहाँ तक हो गया होगा एंगल ऑफ रिपोज।
अब एक की पॉइंट देखें, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जैसे ये बॉडी रोल कर रही है ना, एक तो व्हील ऐसा बनाया और एक व्हील मान लो ऐसा बना रहे हैं, ये ट्रक का व्हील बना दिया सपोज करो, ये ट्रक का पहिया बना दिया और एक छोटा सा व्हील बना दिया, स्कूटर का पहिया। लेट अब ये रोल कर रहे हैं, फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्शन फोर्स पर। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स एक चीज पर और डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द व्हील। अगर व्हील का रेडियस कम है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और व्हील का रेडियस बड़ा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि एक ट्रक है, ट्रक में स्कूटर के पहिए लगा दिए तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ट्रक में स्कूटर के पहिए लगा दिए तो इतना सा रेडियस, इतना सारा वेट इतनी सी जगह पे लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी ना, बहुत प्रॉब्लम आएगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, मूव करना भी बहुत मुश्किल रहेगा। और इसलिए ट्रक पे बड़े पहिए लगाते हैं, व्हील बड़ा है तो आराम से मूव कर पा रहे हो, ऐसे प्रैक्टिकली सोच सकते हो। ठीक है, तो रेडियस अगर कम है तो इतने से पार्ट पे इतना सारा लोड गिरेगा ना भाई, तो कैसे आगे बढ़ेगा? और रेडियस बड़ा है तो सारा लोड जो पड़ रहा है, इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो वेट डिवाइड हो जाता है ना, तो फोर्स कम लगेगा, आराम से बॉडी मूव कर पाएगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, मतलब रिएक्शन फोर्स पर, और रेडियस ऑफ व्हील पर, और इसमें कांस्टेंट म्यू आर आ जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन में एक फैक्टर और काम आ जाएगा, रेडियस। बस इतना सा की पॉइंट आप ध्यान रख लें। रोलिंग फ्रिक्शन के लिए ये मैंने कांस्टेंट बताया, वेयर आर इज रिएक्शन फोर्स, this small r is radius of wheel. If radius is small, then whole weight falls on a small radii. It means lot of pressure exert. That's why difficult to move. और उतना ही लोड अगर बड़े व्हील पर लगा दें, सेम लोड लेके देख लो, कंपेयर कैसे करा जाता है। सेम लोड, उतना ही लोड इस पे दो, उतना ही लोड इस पे दो, उतना ही लोड इस पे दोगे तो वो सारा वेट इतने बड़े एरिया पे डिवाइड हो जाएगा, तो प्रेशर कम लगेगा, तो आराम से बॉडी मूव कर पाएगी। चलो एक की पॉइंट और देखते हैं। जैसे अपने पास लॉन रोलर है, तुमने क्रिकेट के मैच देखे होंगे, तो उसमें रोलर से रोल करता है ना, पिच को रोल करता है कि नहीं करता? करता है ना भाई, वो रोलर है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको पुल करना ज़्यादा इजी पड़ता है या पुश करना ज़्यादा इजी पड़ता है, वो चीज़ चेक करते हैं। सपोज करो ये अपने पास लॉन रोलर है, ठीक है, इसका वेट कहाँ होगा? नीचे, तो इस वेट का रिएक्शन कहाँ पड़ेगा? ऊपर। अब अपन ने खींचना चालू करा इसको यहाँ से, ठीक है, अपन ने यहाँ से इसको खींचना चालू कर दिया। मान लो कि भाई अपन जो खींच रहे हैं, कितना एंगल से खींच रहे हैं? थीटा एंगल से खींच रहे हैं, तो इस एफ का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना पड़ेगा? इस एफ का इफेक्ट, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अपन इधर खींच रहे हैं, ये लॉन रोलर, ये हैंडल लगा हुआ है, इधर से खींच रहे हैं, F4 से खींच रहे हैं, थीटा एंगल से खींच रहे हैं, बेस के साथ थीटा एंगल बना के खींच रहे हैं। ठीक है, ये थीटा है, तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाल देता हूँ इधर। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से डायग्राम देखो, अगर ये थीटा एंगल है तो मैंने यहाँ से इस पर प्रोजेक्शन डाल दिया, 90 डिग्री डाल दिया। सर फोर्स वाले चैप्टर में तो डालते ही रह रहे हैं ना प्रोजेक्शन, इसका इफेक्ट इधर कितना है, इधर कितना है, निकाल ही रहे ना। चलो, तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है? थीटा के सामने क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस साइन थीटा। तो जब तुमने खींचना चालू करा तो एक फोर्स
इधर ऊपर लगने लग गया, क्या? हाइपोटेनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये जो mg है और ये जो ऊपर का पार्ट है, इस तरह से अपन इसको इक्वल लिख देंगे पुलिंग के केस में। इसको पुल कर रहे हैं तो नीचे का जो फोर्स है और ऊपर का फोर्स क्या होगा? बराबर होगा, बैलेंस। तो अपन अब वेट क्या बोलते हैं बॉडी का? यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं। वेट अगर देखें तो वेट क्या होता है? रिएक्शन फोर्स होता है। तो उसको क्या कर दें? mg में से माइनस एफ साइन थीटा कर दो। कहने का मतलब वेट डिक्रीज हो गया भाई। mg में से कुछ माइनस कर रहे हो तो कम ही आंसर आएगा ना। तो वेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब तक खींचा नहीं था तब तक तो r इक्वल्स टू mg था विदाउट पुलिंग। पुल करने से पहले तो mg बराबर r, लेकिन जब पुल कर रहे हो तो इसको एक चीज और मिल गई, एफ साइन थीटा और मिल गया। तो पहले तो वेट को mg लिखते थे, लेकिन अब तो क्या लिखोगे? mg में से कुछ माइनस करोगे, वो वेट आएगा। खुद ही सोचो ना, ऐसे पुल कर रहे हो तो तुम जमीन से थोड़ा कांटेक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना भाई। और वेट क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। नीचे अगर तुमने मान लो रोलर के नीचे वेइंग मशीन रख दी और ऊपर खींच रहे हो तो रोलर पे तो कम वेट है, रोलर का वेट कम आएगा भाई। वेट कम तो लेस डिफिकल्ट टू पुल। वेट कम आ गया ना। चलो अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ये रोलर है, नहीं समझ में आया वापस देखना, फिर भी नहीं आए वापस पूछना, मैसेज करना जरूर से, बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब इस बार क्या कर रहा हूं मैं? इस बार ये कर रहा हूं, इस रोलर को पुश कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ, यूं धक्का देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, पुशिंग फोर्स एफ। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसको थीटा नाम देना है। ठीक है, ये थीटा नाम दे दिया। अच्छा, जब तक पुश नहीं करा था mg नीचे था और रिएक्शन फोर्स ऊपर था, r इक्वल्स टू mg। अब पुश करना चालू करा तो इधर फोर्स लगा, इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना पड़ा? अगर ये थीटा है, ये थीटा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो ये थीटा होगा अल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस साइन थीटा। तो अगर ये एफ है हाइपोटेनस, तो इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस एफ का? एफ साइन थीटा। अब देखो नीचे डाउनवर्ड फोर्स तो हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा, और अपवर्ड फोर्स क्या है? r। इस अपवर्ड रिएक्शन फोर्स को वेट बोलते हैं। ऐसा अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखा था। लेक्चर्स सब कनेक्टेड रहते हैं, आप उनको पीछे वाले को नहीं देखेंगे तो अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो इस बार क्या हो रहा है? वेट mg था लेकिन कुछ और ऐड हो गया, तुम्हारे धक्का मारने से और कुछ ऐड हो गया। नीचे सपोज करो तुमने वेइंग मशीन लगा दी, ऐसे सोचो ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात सोचो। नीचे वेइंग मशीन लगा दी, उसके ऊपर रोलर रख गया और उसको दबा रहे, तो वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो ये पुश में वेट इंक्रीज, इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, तो डिफिकल्ट टू मूव। तो वेट बढ़िया तो आगे मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पहले वाले केस के मुकाबले। देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। वापस देख लो, भले रिपीट देख लो, इसको बैक जाके वापस देख लो, आराम से धीरे धीरे देखो, सोचो और थोड़ा पॉज करके खुद सोचो, इमेजिन करो, इमेज बनाओ,